आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक रिलेशन होता है बच्चों ना, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो फोर्स कैसे पता करेंगे? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। सो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम भी बच्चों इसी में आ जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में बच्चों जो रिलेशन होगा, दैट रिलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बच्चों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है ना, ये तो आप मानते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी जो आती है बच्चों, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आती है। ठीक है, तो कई बार आपको देखो बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता नहीं होता बच्चों? सो डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं बच्चों माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर वेक्टर। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को? अगर आपको फोर्स दे रखा है बच्चों, उसका वर्क कैलकुलेट कर लो और उसके नेगेटिव के बराबर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, अगर मुझे फोर्स गिवन है तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकता हूं, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकता हूं वर्क फाइंड करके? ठीक है ना, इंटीग्रेशन से। क्लियर है बच्चों, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? सो अगर हमें फोर्स गिवन है बच्चों, तो उसका वर्क फाइंड करके हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, और अगर हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक सारी बात समझ में आई? यहां तक कोई परेशानी? ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। What if potential energy is given and they are asking the force? ये ध्यान रखना बच्चों, ये स्केलर होता है और जो फोर्स होता है बच्चों, ये वेक्टर होता है। अगर आपसे ये पूछे कि फोर्स दे दिया इन्होंने और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी, तो बच्चों इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, you'll get the scalar वैल्यू, बड़े आराम से आ जाएगा बच्चों। ये वाली बात यहां तक मुझे लगता नहीं कोई परेशानी किसी को होगी। लेकिन अगर बच्चों इसका उल्टा हो, मतलब आपको if u as a function of r given है and you have to find force which is a vector। ठीक है ना, आपको बच्चों u क्या दे रखा है, u फंक्शन ऑफ r गिवन है, मतलब r इज द डिस्टेंस of any point from origin, और इसे कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है भाई, सो यू बच्चों आपको आर के साथ वेरी करता हुआ दे रखा था, यू फंक्शन ऑफ आर गिवन था आपको ना। जैसे अलग अलग पॉइंट बच्चों अलग अलग डिस्टेंस पे होगा ऑरिजिन से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सबकी डिस्टेंस अलग अलग होंगी। अगर आर चेंज होगा तो बच्चों यू चेंज होगा। यू क्या होता है, स्केलर। और आपको क्या पता करना है बच्चों, यू से फोर्स पता करना है। हमें ये पता है कि फोर्स से हमें जब यू पता करना था तो हमने इंटीग्रेशन किया था। अगर हमें ये दे रखा होगा, इससे हमें फोर्स पता करना होगा, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों फोर्स जो आता है ना, वो माइनस का डी यू ओवर डी आर, आर कैप के बराबर आता है। तो फोर्स बच्चों हमारे पास ये होगा इस वाले केस में। तो फोर्स पता करना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का डी यू ओवर डी आर, आर कैप के बराबर आ जाएगा बच्चों फोर्स। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए बच्चों यहां पे आर कैप से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। दिस इज कॉल्ड द केस वन, देयर आर टू केसेस। ठीक है ना, ये हमारा बच्चों केस वन कहलाएगा। और ये बच्चों
मॉडर्न फिजिक्स में, सर्कुलर मोशन में, हर जगह पे बच्चों इनकी ये वाली चीज आपको दी जा सकती है, ठीक है। ये वाली चीज जेई मेन में तो बच्चों कई बार आए हैं इसके क्वेश्चंस। यू फंक्शन ऑफ आर्क दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो फोर्स वगैरह पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, ठीक है। और अभी मैं कल ही पेपर सॉल्व कर रहा था उसका, जेई मेन का 2023 का, तो उसमें भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था, बोर मॉडल लगा दिया था उन्होंने ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लिख लो बच्चों जल्दी से। तो यू फंक्शन ऑफ आर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स वेक्टर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन रेफरेंस फ्रेम, और आपको एफ इस तरीके से दे रखा है। डन बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब एक दूसरा तरीका होता है बच्चों इसको करने का, और मतलब एक और केस होता है इसमें। मैं दोनों पहले केस करा देता हूं एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन दिस, ठीक है। तो केस 2 क्या होता है बच्चों इसका? केस 2 होता है बच्चों जिसमें आपको u जो है फंक्शन ऑफ x, y, z दे रखा हो, ठीक है। u x पे भी डिपेंड कर रहा हो, y पे भी डिपेंड कर रहा हो, z पे भी डिपेंड कर रहा हो। तो बच्चों पता है फोर्स क्या आएगा? F वेक्टर आएगा बच्चों माइनस का डेल u ओवर डेल x आई कैप, माइनस का डेल u ओवर डेल y j कैप, माइनस का डेल u ओवर डेल z k कैप, ठीक है। ये आएगा बच्चों फोर्स। और फोर्स देखो तुम देख पा रहे हो वेक्टर फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से गिवन है तो फोर्स हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा। सो u इज फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो बच्चों हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा? F इजिकल टू माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स। ये डेल क्या है बच्चों? डेल ओवर डेल एक्स क्या है? ये अगर कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज जो भी आ रखी है, इसका मतलब होता है बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब किसी भी फंक्शन का है, जैसे u लिखा हुआ है यहाँ पे ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। पिछले वाले में बच्चों हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं किया था। अगर तुम यहाँ पे देखो ना, तो u अगर फंक्शन ऑफ r दे रखा होता है तो हमने du ओवर dr लिखा था, डेल u ओवर डेल r नहीं लिखा था, समझ रहे हो? डेल u ओवर डेल r नहीं लिखा था, हमने du ओवर dr लिखा था। क्यों? इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? पिछले वाले में देखा जाए तो u ओनली r का फंक्शन था। यहाँ पे बच्चों u x y और z तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ी। ये बताओ, ये पार्शियल वर्ड जो है कभी आप लोगों ने पहले सुना है इसके बारे में, या कभी यूज किया हो घर में? ये यूज होता है बच्चों जिस घर में, मान लो सपोज करो कि घर में 3 भाई बहन है, ठीक है। तो उनमें से किसी को ऐसा लग सकता है कि मम्मी पापा मेरे साथ पार्शियलिटी करते हैं। मतलब जब वो मेरे अलावा दोनों को, इन दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। पार्शियलिटी वाली बात कब आएगी? जब मल्टीपल भाई बहन होंगे, ठीक है। एक अकेला बंदा है घर में ना, इकलौता बेटा है। अब वो कह रहा है कि मेरे साथ आप पार्शियलिटी करते हो, तो उसको खींच के एक लगाने की जरूरत है। अब पार्शियलिटी तेरे साथ अगर कर रहे हैं तो हम कर अच्छा किसके साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पार्शियलिटी वाली बात कर ही नहीं सकता। तो जब u फंक्शन ऑफ r था तो वहां पे पार्शियलिटी की बात ही नहीं थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं थी। आप u को r के साथ डिफरेंशिएट कर रहे थे। लेकिन जब u फंक्शन ऑफ x, y और z, x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अब हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है। जब आप x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पता करते हो बच्चों, तो आप y और z को, पार्शियलिटी में क्या किया जाता है बच्चों, जिनके साथ तुम पार्शियलिटी कर रहे हो ना उनको तुम इग्नोर कर रहे होते हो, ठीक है। यही तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ पार्शियलिटी करते हो, मतलब हर चीज में तुम मुझे साइड कर देते हो, इनको इंपॉर्टेंस देते हो। तो यहाँ पे भी जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना बच्चों, तो आप y और z को इग्नोर मार रहे हो, उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो ना बच्चों, तो आप x और z को कांस्टेंट मार रहे हो, उनको इग्नोर मार रहे हो। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z कर रहे हो ना बच्चों, तो आप x और y को इग्नोर मार रहे हो। क्या ये बात आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई? हाँ जी। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब ये होता है। क्या ये आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ना। तो जैसे बच्चों दोनों दोनों ही केसेस में मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ।
So question number 1. U गिवन है बच्चों आपको C0 divided by R. Then find ऐसा करो, for a particle moving in conservative force field, potential energy is given as U is equal to C0 divided by R. ठीक है, find the force acting on a particle when it is at 3,4,0 बताना बच्चों। तो for a particle moving in conservative force field, potential energy is given as U is equal to C0 divided by R. Find the force acting on the particle when it is at 3,4,0. डीपीपी टू हो गई क्या कंप्लीट? सेकंड वाली है? उसमें अपलोड कर, उस पर भी कर रहे हो ना टेस्ट पोर्टल में? तुम काइनेमेटिक्स वाले अपलोड करो। किसका? थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप मैसेज कर सकते हो वैसे यहाँ पे। टॉपिक का नाम है। मतलब आपकी प्रॉब्लम अगर वैसी है तो आप हैंड रेस कर सकते हो, मैं डिस्कस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब इससे औरों को अगर बेनिफिट हो सके। अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कुछ तो अलग बात है, बताइए। मैं हैंड रेस वाला फीचर ऑन कर सकता हूँ, ऑन होगा वो तो ऑलरेडी। ओके, हटा दिया गया इन्होंने हैंड रेस।
हैंड रेज वाला हटा दिया बच्चों ने। आप अगर कोशिश करो, यहाँ पे एक बार टाइप कर दो मैसेज आपका, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प के क्या प्रॉब्लम है, मतलब उस चीज को मैं दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ। देखो भाई फिजिक्स का मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जितना मैं करा रहा हूँ ना, बस मेरे को फॉलो कर लो। मैं कहीं भी तुम्हें अननेसेसरी बर्डन डाल रहा हूँ कि एकदम तुम्हें 50 क्वेश्चन दे दिए, 100 क्वेश्चन दे दिए और बस नाम मात्र का मतलब डिस्कशन कराया, आगे बढ़ गया, नहीं। तुम अगर 1.5 घंटा ये मेरे लिए निकालना चालू कर दो, 12 बजे से 1:30 बजे का जो स्लॉट है ना, उसको पूरा बुक कर दो कि ये सर की क्लास देखनी है मेरे को, और जो होमवर्क देना बस करना है, तुम्हारी फिजिक्स सुधर जाएगी। और अकेले फिजिक्स के बलबूते पे आप लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है, इतना तक आपका स्कोर आ जाएगा। बाद बाकी आप दोनों सब्जेक्ट को जितना मैनेज कर सकते हो उतना अच्छी रैंक आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग जो है बस मुझसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, कल टेस्ट हुआ था उसमें बहुत कम मार्क्स है। आप टेस्ट पे क्यों, आपने शीट सॉल्व कर ली पूरी, आपने क्लासेस अच्छे से की हैं, तो कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आपसे क्वेश्चन ना बने। शीट सॉल्व करो और अपने आप को प्रो मत समझो अभी ना कि मैं एकदम हो गया हूं, नहीं। आप फर्स्ट राउंड में अपने सिलेबस कंप्लीशन पे, शीट कंप्लीशन पे ध्यान दो। लेवल धीमे धीमे बढ़ता है, ठीक है, एकदम से नहीं बढ़ता। आप अगर शीट सॉल्व कर पा रहे हो, आप जो है अपना क्या कहते हैं इसको, शीट को मतलब अच्छे से करो। दूसरा क्या बोला मैंने तुम्हें कि ये जो है जो भी क्लास में जो पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे से समझ लो। इतना काम तो पहले फर्स्ट राउंड में तुम कंप्लीट कर लो, एंड देन आप जब भी कोई भी टेस्ट लगाओ बच्चों, सब आराम से बन जाएगा। हाँ, मैथ्स। यार देखो, इन दोनों में से मतलब आप अन्ना सर को क्यों नहीं ट्राई करते? उनको ट्राई करके देखो, उनके भी तो कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। अच्छा, एमसीसी का ड्रॉपर का बैच ही नहीं आया है ना, लास्ट ईयर वालों से कर लो, ठीक है। यार पता है, पता है, देखो देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मतलब व्हाई आई डोंट सजेस्ट एनीवन ऑन एन अकेडमी फॉर मैथ्स, बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि जितने भी बच्चे बच्चों को मैथ्स में मतलब लंका डूबी हुई है, लंका लगी हुई है मतलब ना, मैं क्यों सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप देखो ना जितने भी रिजल्ट आए ना, मैथ्स ले डूबा है उनको, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है मैथ्स में, ठीक है। आप कहोगे ये उससे बेस्ट है, ये उससे बेस्ट है, वो वाला नहीं है। अच्छा। अमन तिवारी। चलो खैर, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टीचर सिलेक्शन चालू हो जाएगा। आ जाओ भाई चुपचाप, अपना टॉपिक पीछे रह जाएगा। पर दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि मतलब मैथ्स में मतलब हमेशा मैंने देखा है कि बच्चा मैथ्स में डूबा है। जब मैं पढ़ाता था तब की बात बता रहा हूँ वहां पे ना, मुझे समझ में नहीं आता क्या रीजन है उसके पीछे। लोग सीरियस नहीं ले रहे मैथ्स को, या तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या बहुत ही एडवांस पढ़ा दे रहे हैं बच्चे के, बेसिक्स ही उड़ जा रहे हैं ना, वो फिर कहीं का नहीं रह रहा है, कुछ कुछ तो चल रहा है उधर ना प्रॉब्लम। चलिए भाई खैर, मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में ना मुझे। चलो तुम अपनी फिजिक्स सुधार ले, अपन अपन फिजिक्स सुधार ले, पता लगा कि ये ले डूबा, मैथ्स इसको भी ले डूबा। जहां आपको लगे कि आपसे पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब ठीक है, अच्छा है, कोई इलस्ट्रेशंस ज्यादा कराए,
ठीक है, ज्यादा इलस्ट्रेशन से बच्चों क्या है, कॉन्फिडेंस थोड़ा आता है बच्चों को ना कि यार टॉपिक पे थोड़ा लगता है कि कमांड आ रही है। इलस्ट्रेशन ज्यादा करे, कोई आलस ना करे। अगर कोई फैकल्टी ना मन लगा के पढ़ा रहा है, जितना टाइम पढ़ा रहा है उतना टाइम मतलब मन से पढ़ा रहा है। टीचर तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, बीच में भग गया टीचर, आधा घंटे तक गायब है टीचर, तो फिर समझ जाओ भाई वहां पे चीजें खराब हो गई हैं तुम्हारी। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है भाई। तुमने देखा है कि मैं 1.5 घंटे जब तुम्हें पढ़ाने आता हूँ तो मेरे पास किसी भी चीज के लिए टाइम होता है। और अगर किसी दिन मैं बात करने में किसी चीज में अगर मैंने थोड़ा बहुत भी टाइम दे दिया तो मैं बाद में क्या करता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज को कि यार आज मतलब टॉपिक जो है छूट गया। देखा, टाइम है ही नहीं यार। अगर तुम जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना, तुम सारे पूरे पूरे कंटेंट को अगर अच्छे से डिलीवर करना चाहते हो तो मैथ्स और फिजिक्स में तो टाइम है ही नहीं। केमिस्ट्री वालों के पास बहुत टाइम होता है, पढ़ाना ही बच्चों 1/3 होता है। 1/3 पढ़ाना होता है, बाद बाकी टाइम पूरे साल साल बच्चे को उलझा के रखना होता है। वो भी 3 फैकल्टी हो तो वो मस्त मजे मारते रहते हैं और बच्चों के प्रो बने रहते हैं। आज में अपन अपन पढ़ाई करते हैं फालतू में चीजें मतलब कुछ की कुछ हो रही हैं। यहाँ पे बच्चों जब भी हमें फोर्स पता करना होता है ना, तो मैंने तुम्हें बताया बच्चों फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का डी/डी आर कैप होगा। बस मुझे इसको तुम्हें अप्लाई करना सिखाना था, ठीक है कि कैसे होगा। बच्चों का तुम यहां से डी/डी अगर देखोगे ना तो डी/डी आ जाएगा बच्चों माइनस का C0/r², ये आ जाएगा। इसको ले जाके अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं बच्चों, ये बन जाएगा C0/r² आर कैप। अब आर वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे पार्टिकल है उस पॉइंट का आर वेक्टर होगा बच्चों 3i कैप प्लस का 4j कैप। बस इतना करना होता है बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 के बराबर, यहाँ पे ले जाके पुट कर दो तो जो फोर्स वेक्टर आएगा ना बच्चों, फोर्स वेक्टर जो आएगा C0/125 3i कैप प्लस का 4j कैप के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों। तो इससे तुम्हें फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी पता लग गया, फोर्स का वाई कंपोनेंट भी पता लग गया, ठीक है। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पता लग जाएंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो देखो एक वेक्टर पता लग गया, एक स्केलर से हमने वेक्टर पता कर लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक इस वाले पार्ट पे भी करवा देता हूं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। इस वाले पार्ट पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जो है। देखो बातें करने में ना मेरा काफी लॉस हो गया बच्चों ना। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करवा चुका होता, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर चुके होते हैं। सो अब बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन इज गिवन एज। इसको इन दोनों कॉन्सेप्ट को बच्चों बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में मिलने के चांसेस हैं इससे क्वेश्चन। इज गिवन एज U इज इक्वल टू माइनस का XY, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ऐसे दे रखी है माइनस का x इंटू वाई। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल when it is at अगेन 3,4,0। ठीक है, बताओ बच्चों जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। अगर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दे रखी है तो 3,4,0 पे फोर्स क्या लग रहा होगा। अगले साल तक तो बच्चों मेरी पूरी कोशिश है कि अगले साल हमारी पूरी टीम बन जाए, मैथ्स और केमिस्ट्री भी हमारे पास होगा। एंड मैं चाहता हूं कि जैसे मैं पढ़ाता हूं ना, जितना डेडिकेशन के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस तरीके से मैं कंटेंट डिलीवर करता हूं, उस तरीके का कंटेंट हमारे अदर फैकल्टीज भी कर रहे हों। ये अगले साल का प्लान है।
आगे बच्चों आंसर इस वाले का इजी है ये वाला क्वेश्चन जो है। अब जब ये ऐसे दे रखा है ना, तो बच्चों फोर्स का एक्स कंपोनेंट तुम अलग पता करोगे, फोर्स का वाई कंपोनेंट अलग पता करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक्स कंपोनेंट पहले पता कर ले रहा हूँ, माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट कंसीडर करना है। ठीक है, वाई को मुझे कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो बताओ बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y तो कांस्टेंट है तो अलग हो जाएगा, y इंटू एक्स लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे 2x लिखा होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता बच्चों x के रेस्पेक्ट में 2। तो ये आएगा नहीं आएगा बच्चों इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, फोर्स का y कंपोनेंट पता करना है, माइनस का डेल यू करना है, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, एक माइनस ये हो गया बच्चों, इसलिए मैं लिख रहा हूँ देखो इसको माइनस का x। तो जब तुम फोर्स लिखोगे ना बच्चों तो वो आएगा तुम्हारे पास क्या, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। तो फोर्स वेक्टर बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा एफ एक्स विच इज वाई आई कैप एक्स जे कैप। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा वाई आई कैप। तो वाई कितना है बच्चों यहाँ पे 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। ये होगा बच्चों फोर्स इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप के बराबर होगा। तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है बच्चों, तुम दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अब दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या? ठीक है, अब आते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम और उनके टाइप आप लोगों ने सुना भी होगा, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको बच्चा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और जब दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं ना उनको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों को बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, ये ध्यान रखना, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले तो बच्चों इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों एफ नेट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों बॉडी के ऊपर, 0 के बराबर होना चाहिए, 0। इसे बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। बॉडी मोशन में है वो मैटर नहीं करता, इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स उसमें 0 होना चाहिए। अच्छा, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी। सो बच्चों जिस बॉडी को तुम स्टडी कर रहे हो ना उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो एफ कंजर्वेटिव की वैल्यू जिस जगह पे 0 हो रही होगी उस जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है बच्चों माइनस का डी ओवर डी एक्स या डी आर। ठीक है, ये जब 0 हो रहा हो, मान लो ओनली अलोंग पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। ठीक है, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। सो एक पार्टिकल बच्चों ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो बच्चों फिर तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है ना, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना माइनस का डी ओवर डी एक्स, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, जेड डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो वाई और जेड पर डिपेंड ही नहीं करेगी पोटेंशियल एनर्जी, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स आएगी। मतलब हम इसमें क्या करते जा रहे हैं, ये इन जनरल है, यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कुछ भी लग सकते हैं, उनका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको इक्विलिब्रियम। अब हमने उसमें एक एलिमिनेट कर दी एक चीज को ना, हमने क्या किया कि एक्सटर्नल कोई नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में चल रहा है पार्टिकल ना, एक कंजर्वेटिव फील्ड में पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब ना कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मतलब पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिमिटेशन लगा दी कि हम सिर्फ कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। उसमें भी हमने एक लिमिटेशन लगा दी कि मान लो वो एक ही डायरेक्शन में कंजर्वेटिव लग रहा है, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो वाई में हो। अगर वाई में होगा तो यहाँ पे वाई आ जाएगा,
ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को बच्चों? तो हम क्या करते जा रहे हैं बच्चों, ये जनरलाइज रिजल्ट है, उसमें हमने लिमिट लगा दी कि एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव सब हटा देते हैं, हमें कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड में ही पार्टिकल जो मूव कर रहा था, और उसमें भी हमने कंडीशन लगा दी कि ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग है पार्टिकल का जो फोर्स है ना, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में तो है ही नहीं। तो जिस जगह पे, जिस एक्स पे ये चीज जीरो हो रही होगी, माइनस का डी बाई डी ओवर डी एक्स बच्चों जीरो हो रहा होगा, उस जगह पे बच्चों क्या आएगा, उस जगह पे फोर्स जीरो आएगा, ठीक है ना, उस एक्स पे फोर्स जीरो आएगा। और वो वाला एक्स क्या होगा बच्चों, जिस जगह एट एनी एक्स इफ माइनस का डी ओवर डी एक्स इज जीरो, देन particle is in equilibrium at that x. Particle is in equilibrium at that x. उस x पे बच्चों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, इस चीज को मैंने क्या किया यहाँ पे कि पार्टिकल इज ओनली फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, हम सिर्फ वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, हम टू डायमेंशन में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो जिस एक्स पे भी ये चीज जीरो आ रही होगी, मतलब इसका जीरो होने का मतलब क्या हुआ, u वर्सेस x अगर कर्व बनाया आपने, स्लोप उसकी उस जिस जगह पे जीरो हो रही होगी उस जगह पे, अब आप बताओ मुझे कि u वर्सेस x का स्लोप कहां पे जीरो होता है, जहां मैक्सिमा या मिनिमा होता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ u वर्सेस x, जिस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा, उस जगह पे बच्चों इक्विलिब्रियम की बात होगी। तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा बच्चों, जहां पे u वर्सेस x कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा। तो अगर मैं यहां पे बच्चों इसका ग्राफ बनाऊं, मान लो सपोज मैंने कहा कि यहां पे u वर्सेस x प्लॉट कर लेते हैं, मैंने यहां पे सपोज करो ऐसे करके प्लॉट किया, ये u वर्सेस x है, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है, तो ये जो जगह है ना बच्चों x1, ये जो जगह बच्चों x2, यहां पे स्लोप क्या होगा, जीरो, डी ओवर डी एक्स क्या होगा बच्चों यहाँ पे जीरो के बराबर, मतलब यहाँ पे फोर्स जीरो हो गया, यहाँ पे फोर्स बच्चों जीरो हो गया। तो ये x1 एंड x2 आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएंगी बच्चों, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस कहलाएंगी। कौन, x1 और x2, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। अच्छा बच्चों, पार्टिकल चल किधर रहा है, इस वाली लाइन के लो, पार्टिकल जब यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इतनी, इधर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम हुई यहाँ पे घटती जा रही है, जीरो हुई, नेगेटिव हो गई, यहाँ पे मिनिमम हुई, फिर उसके बाद फिर बढ़ रही है, जीरो हुई, और फिर यहाँ पे फिर बढ़ती जा रही है। समझ रहे बच्चों, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन तुम लोगों को समझ में आया, हम क्यों u और x का ही ग्राफ बना रहे हैं, u और y का क्यों नहीं बना रहे, अगर y डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो u और y का ग्राफ आ जाएगा। कोई परेशानी वाली बात यहां तक, कोई परेशानी बच्चों, ठीक है। हमने कहा कि वैसे तो जनरल इक्वेशन होती है कि सारे फोर्सेस का सम जहां जीरो होगा वहां इक्विलिब्रियम होगा, हमने कहा कि हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में मूव करा रहे हैं पार्टिकल को, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा, मतलब जहां पे डी ओवर डी एक्स, और हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करा रहे हैं, डी ओवर डी एक्स जहां पे जीरो होगा, या हम सिर्फ वाई के अलोंग मूव करा रहेंगे तो डी ओवर डी वाई जहां पे जीरो होगा, मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वहां पे इक्विलिब्रियम की बात होगी। समझ गए बच्चों यहां तक, ओके। अब अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। अब यहां पर तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं बच्चों ना, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, है ना। अब इनके टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहां पे आ जाते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अच्छा सपोज करो ये आपको u वर्सेस x दे दिया आपको ना,
एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करा रहे हैं और ये हमें यू वर्सेस एक्स मतलब यही कंसिडर कर लेते हैं। और आगे जाके बच्चे कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। यू वर्सेस एक्स बच्चों हमें इस तरीके से दे रखा है। अब समझना बच्चों यहां पर ना, जब पार्टिकल यहां पे ना, यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, यहां पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब हम व्हेन वी आर कंसीडरिंग, व्हेन वी आर कंसीडरिंग ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चों? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। हम ओनली कंसीडर कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बता, जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा? जीरो। तो ऑटोमेटिकली बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई या नहीं हो गई? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई या नहीं हो गई बच्चों? समझ रहे हो ये चीज? कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगेगा नहीं लगेगा? आप बोलोगे हाँ सर। तो u प्लस का k का सम बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहां पे हूं, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी? इतनी। जब मैं थोड़ा आगे गया पोटेंशियल क्या होगी? बढ़ गई। तो काइनेटिक घटेगी या नहीं घटेगी? सो अ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। कहां तक? जब तक वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती तब तक काइनेटिक क्या हो रही है? घट रही है। मतलब उस पर फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? उल्टा। पार्टिकल जब इधर जा रहा है ना बच्चों, तो फोर्स उस पर उल्टा लग रहा होगा, तभी तो बच्चों उसकी काइनेटिक घट रही है। और फोर्स कौन सा होगा? कंजर्वेटिव वाला, क्योंकि वो पोटेंशियल को बढ़ा रहा होगा। फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा तब पोटेंशियल बढ़ती है। तो यहाँ पे फोर्स बच्चों पीछे की तरफ लग रहा होगा। जब वो इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? मिनिमम। एट दिस पोजिशन द काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। समझ रहे हो ये वाली बात? फिर वो जरा सा आगे गया अगर, तो तुम देख रहे हो पोटेंशियल घटना चालू हो गई। अब पोटेंशियल घटेगी तो काइनेटिक बढ़ना चालू हो जाएगी। इस वाली जगह के बाद x1 के बाद तो बच्चों पार्टिकल पे कैसा फोर्स लगना चालू हो जाएगा? उधर की तरफ। खुद ही भागने लगेगा इधर की तरफ ना। पोटेंशियल घटती जा रही है, काइनेटिक बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जहां पोटेंशियल मिनिमम हो रही है बच्चों, वहां पे काइनेटिक क्या हो जाएगी? इस जगह पे मैक्सिमम। इस जगह पे काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों हो रहा है बच्चों? ये सब समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर फोर्स, वी आर ओनली कंसिडरिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स अगर लगे रहे होते हैं बच्चों तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, क्योंकि उनकी वजह से हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिख सकते हैं, उनको पोटेंशियल में ले जाते हैं उनके वर्क को ना। तो भाई ये पूरी बात क्लियर हो रही है? ये मेरा हमेशा कंफ्यूजन बना रहा था, किसी टीचर ने मेरे को क्लियर नहीं किया था ये। जब मैं पढ़ता था ना, मैं इतना कंफ्यूज रहता था, क्योंकि कोई ऐसे तोड़ के नहीं बताता था कि वी आर कंसिडरिंग दिस, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस। इसको बड़ा सब देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वर्क पावर एनर्जी का, लेकिन कोई भी इसको इस तरीके से ब्रेक करके नहीं पढ़ा था। यहां तक बच्चों समझ में आई तुम्हें बात? अब इसके बाद क्या होगा? जब x2 को पार्टिकल जब x2 से बाहर जाएगा, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि जब पार्टिकल यहां होगा, मान लो उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है, तो द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। पार्टिकल जब इस रीजन में होगा ना बच्चों, और ये फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। जब पार्टिकल यहां पे होगा तो बच्चों क्या हो रहा है? यहां पे स्पीड अप होता जा रहा है। मान लो उसकी वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स भी इधर ही लग रहा होगा बच्चों, स्पीड अप होता जाएगा। इस जगह तक, इस जगह पर फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो के बराबर। स्लोप जीरो है ना। इस जगह पर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। फोर्स यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम आता है ना बच्चों, वहां पे इस वाली रीजन में बच्चों फोर्स कैसे होगा? तुम्हें पता लग रहा है? अगर पार्टिकल इधर जा रहा होता तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो काइनेटिक घटनी है, मतलब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों उल्टा लग रहा होगा, है ना, इधर जाने से रोक रहा होगा। जब यहां पहुंच जाओगे ना बच्चों, तो इसके बाद न पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो काइनेटिक में भी कोई चेंज नहीं होगा, पार्टिकल चलता रहेगा। जिस वेलोसिटी से भी है बच्चों, उस वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे फोर्स हो गया जीरो के बराबर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? है? अब सुनो, तुम्हें पता होगा कि जो फोर्स होता है ना बच्चों, माइनस का ड्यू ओवर डीएक्स के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, माइनस का स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स, है ना। तुम यहां पे बताओ बच्चों, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है यहां पे तो फोर्स पॉजिटिव है।
पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है मतलब, तो तुम देख रहे हो जब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा बच्चों, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। आप यहाँ पे पता है ये भी बोल सकते हो, मान लो कि एक पार्टिकल तुमने यहाँ पे रख दिया होता, सपोज करो एक पार्टिकल तुमने यहाँ पे रख दिया और दूसरे पार्टिकल को तुम चला रहे हो, तो आप बोलोगे इस रीजन में उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इस रीजन में उसमें रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी बच्चों इसी तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग ना। अगर वो ओरिजिन की तरफ भाग रहा है मतलब अट्रैक्टिव हो रहा है ओरिजिन की तरफ, रिपेल दूर की तरफ भाग रहा है रिपेल हो रहा है। समझ गए बच्चों, ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? ओके ओके। मान लो अगर एक पार्टिकल बच्चों x1 पे है, ठीक है, तो हमें ये तो पता लग रहा है कि एट x इज इक्वल टू x1 f क्या है बच्चों, 0 के बराबर, नेट फोर्स क्या है 0, मतलब x इक्वल टू x1 क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या चीज, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1 बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर एक पार्टिकल बच्चों x इक्वल टू x1 पे रखा हुआ है रेस्ट पे, फोर्स ऑन इट विल बी 0 और वो वही रखा रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर तुमने इस पार्टिकल को जरा सा भी डिस्टर्ब कर दिया, मतलब ना x1 से थोड़ा सा तुम आगे ले गए या x1 से थोड़ा सा तुम पीछे की तरफ ले आए, व्हाट विल हैपन, अगर तुम इधर ले गए तो इधर स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव, मतलब फोर्स लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पार्टिकल इधर ही भाग जाएगा। अगर तुम थोड़ा इधर ले गए तो फोर्स लगेगा बच्चों इधर की तरफ और पार्टिकल इधर भाग जाएगा। तो अगर वो x1 पे है तो वो रुका रहेगा, अगर जरा सा भी तुमने उसको इधर उधर किया भाग गया, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एट x इक्वल टू x1 इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। x इक्वल टू x1 में बच्चों क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो एट x इक्वल टू x1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। या आप ऐसे कह सकते हो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम आता है ना बच्चों, वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम आता है। अच्छा, तो पता है मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, जैसे u वर्सेस x का मैक्सिमा लिखना है तो एक तो बच्चों du ओवर dx पहले 0 होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन आया x इक्वल टू x1, तो डबल डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू x1 नेगेटिव होना चाहिए। आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन यही होती थी। तो ये होता है बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो यहां पे अपन हेडिंग भी डाल सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? सो दिस पोजीशन इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बच्चों ऐसे लिखा जाता है, इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, if a particle is displaced from its equilibrium position and it moves away from equilibrium, then such equilibrium is called unstable equilibrium, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम को बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। एक पार्टिकल को तुमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया और बच्चों वो दूर भाग गया, वापस लौट के नहीं आया, मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो उस पार्टिकल को क्या कहेंगे बच्चों, उस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मेरे ख्याल से तुम्हें स्टेबल वाला भी समझ में आ गया होगा। अगर एक पार्टिकल यहां है तो उस पर नेट फोर्स क्या है, 0। तुमने पार्टिकल को इधर मूव कराया तो तुम्हें पता है बच्चों, इधर मूव कराने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक घटेगी, मतलब वो इधर जाना ही नहीं चाहता, उधर जाते हुए अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। अगर तुमने उसको यहाँ पर छोड़ दिया ना, तो
तो ये इसकी टेंडेंसी होगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की, इधर भागने का, क्योंकि इस पर जो फोर्स स्लोप क्या है, पॉजिटिव। फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। इस जगह पे मूव कराने पे पार्टिकुलर फोर्स इधर लगेगा, इधर मूव कराने पे फोर्स इधर लगेगा। दिस पॉइंट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आया तुम्हें स्टेबल और अनस्टेबल वाली कहानी समझ में आई बच्चों? तो सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब स्टेबल में क्या होगा बच्चों, ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा, मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे बच्चों व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन अ पार्टिकल is displaced from its equilibrium, when a particle is displaced from its equilibrium position and it has restoring forces acting on it, acting on it, then such equilibrium is called stable इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम को बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बच्चों डी ओवर डी एक्स जीरो होना चाहिए और डी ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स टू ग्रेटर देन जीरो, मिनिमा के लिए। ठीक है, मिनिमा की कंडीशन ही होगी ना। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स टू पे आ रहा है ना बच्चों हमारा मिनिमम। u इक्वल टू जीरो पे कुछ नहीं होता, वहां पे तो स्लोप जीरो थोड़ी है, फोर्स तो होगा ना u इक्वल टू जीरो है जहां, u जीरो पे कुछ नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व वहां पे फ्लैट हो जाए, मतलब थोड़ा आगे करने पे भी, मतलब तुमने एक पार्टिकल को कहीं पे रखा, फोर्स जीरो था, तुमने थोड़ा आगे रखा वहां भी फोर्स जीरो है, इधर रखा तब भी जीरो है, तुम जहां छोड़ रहे हो वहीं पे पड़ा रहे, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। फोर्स वर्सेस एक्स दे रखा है बच्चों ना आपको, find the position of, find x where there is stable and unstable equilibrium। बताओ बच्चों, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस जगह पे होगा इस वाले केस में?
ये 5वां लेक्चर है ना बच्चों, एक लेक्चर 6वां लेक्चर और होगा, डिस्कशन आज हमें थोड़ा सा निपटाना पड़ेगा। अगली क्लास से पहले मैंने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देना है। मैं वही तो कहता हूँ यार, पता नहीं लोग पंचायतें करने के बाद पढ़ा कैसे लेते हैं, मतलब ना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैं भाई अगर 1.5 घंटे पूरा ना कराऊं ना, अगर पूरा टाइम अगर पढ़ाऊं ना, मेरा सिलेबस कंप्लीट ना हो। एक बच्चा मैसेज कर रहा है, सर मैं ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया हूँ कोटा में, ठीक है, और यहाँ रेक्टिलिनियर मोशन मेरे को ऐसा पढ़ाया कि मेरे को तो रेक्टिलिनियर ही उड़ गया। कह रहे हैं कि फॉर्मूले वॉर्मूले तो होती नहीं रेक्टिलिनियर मोशन में। मैंने कहा बच्चा शरण में लौट के आ जा दोबारा, क्या जरूरत थी तेरे को फिजिक्स के लिए किसी और पे डिपेंड रहने की। क्या बोलूं बताओ, मैं यही तो बोलूंगा। यस, टाइम स्टैम्प नहीं डाले तुमने पेपर में, जेई मेन? हाँ, हर एक पेपर में टाइम स्टैम्प डालने हैं अपन को ना। अच्छा, फिजिक्स समझ में आने लगी। x1 एंड x2 आर द इक्विलिब्रियम, x1 स्टेबल, x2 इक्विलिब्रियम, x3 स्टेबल, x4 नॉन इक्विलिब्रियम। जल्दी बताओ भाई बाकी लोगों का क्या सीन है, बाकी लोग सेम एज राहुल? आदित्य ने चेंज कर दिया। ऑब्वियसली बात है बच्चों, दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व, दिस इज एफ वर्सेस एक्स कर्व। तो जहां फोर्स जीरो हो रहा है, x2 एंड x4, दे आर द इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक है भाई, अब बच्चों इधर आओ। अगर पार्टिकल यहां है तो नेट फोर्स जीरो है। अगर पार्टिकल को तुमने इधर मूव कराया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फोर्स हो गया पॉजिटिव उधर की तरफ ही, तो x2 बच्चों अनस्टेबल है, x4 तुमने पार्टिकल को इधर मूव कराया, फोर्स नेगेटिव हो गया, x4 बच्चों स्टेबल है। हाँ जी, ये क्या सब गलत हो गया? चलो, एक क्वेश्चन बच्चों विच इज वन ऑफ माई फेवरेट वन, ठीक है, जो कि
अपने आप में बहुत मस्त क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद वी विल मूव टू पावर। इसकी तो लैंग्वेज दिखानी पड़ेगी बच्चों मुझे ना तुम्हें। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे भाई ये u और x का ग्राफ नहीं है जिसमें तुम मैक्सिमा मिनिमा देख रहे हो, ये तो फोर्स का ही दे रखा है। फोर्स यहां जीरो हो रहा है, फोर्स यहां जीरो हो रहा है। फोर्स जहां जीरो होता है पहले तो इक्विलिब्रियम वहां होता है, फिर तुम देखते हो कि पार्टिकल अगर यहां रखा होता तो फोर्स जीरो था, तुमने अगर उसको थोड़ा डिस्प्लेस करा दिया इधर तो फोर्स हो गया पॉजिटिव, मतलब उधर की तरफ ही लग रहा होगा, उधर ही भग जाएगा, लौट के थोड़ी आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ी लगेगा, वापस लाने की कोशिश थोड़ी करेगा। अब सुनो भाई, अ सिंगल, अभी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, कंजर्वेटिव, अ सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स Fx act on a 1 kilogram particle that moves along the x-axis. That moves along the x-axis. The potential energy Ux is given as Ux is equal to 20 प्लस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर, ठीक है। At x equal to 5 the kinetic energy of the particle is 20 जूल। ठीक है, अब इसमें कुछ वो है, फाइंड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नंबर 2 प्लॉट ux वर्सेस x फॉर x lying between this to this, and on same graph draw मैकेनिकल एनर्जी।
लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x between which particle moves. चौथा नंबर है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फाइंड x वेयर f इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये एडवांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं। मतलब मैकेनिकल एनर्जी बच्चों कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक प्लस का पोटेंशियल का जो सम है बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा। हमें काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 5 इन्होंने दी है 20 जूल के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी x हमें दे रखी है बच्चों इन्होंने 20 प्लस का x माइनस 2 का 20 प्लस का x माइनस 2 का स्क्वायर के बराबर। अगर बच्चों मैं u एट x इक्वल टू 5 कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 20 प्लस का 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर के बराबर। u एट x इक्वल टू 5 जो आ जाएगा ना बच्चों वो आ जाएगा मेरे पास 29 के बराबर। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी देखूं तो किसी भी एक जगह पे तुम मैकेनिकल एनर्जी पता कर लो। हमें काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 5 पे पता है, पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 5 पे पता है, तो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों हमारे पास आ जाएगी 20 प्लस का 29 के बराबर विच इज इक्वल टू 49 जूल के बराबर। और ये बच्चों कंजर्व रहेगी। पहले तो ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी 49 के बराबर है। तो पहला वाला पार्ट तो बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया, फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये मैकेनिकल एनर्जी बच्चों कंजर्व रहेगी। अब सेकंड वाला पार्ट, मुझे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर प्लॉट करना है। ठीक है, कहां से कहां तक बच्चों? x इक्वल टू -10 से x इक्वल टू प्लस का 10 तक। ओके, u क्या दे रखा है बच्चों मेरे को? u इज गिवन एज 20 प्लस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप ये समझ रहे बच्चों, ये मिनिमम कहां पे आएगा? जब ये जीरो हो जाएगा तो मिनिमम बच्चों ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 बच्चों कहीं यहां पे होगा, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और ये कैसा होगा बच्चों? अपवर्ड पैराबोला। तो ये बच्चों कुछ ऐसे चलता जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ऐसे जाएगा। ये वाली बात समझ में आई बच्चों तुम्हें? ये होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, कुछ ऐसा पैराबोला टाइप का होगा। ठीक है, ओके। अगर मैं x इक्वल टू -10 पे पोटेंशियल एनर्जी देखूं, ये ux है, तो -10 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है बच्चों? -10 पे, तो -10 पे हो जाएगी 12 का स्क्वायर 144
प्लस का 21 64 जूल, और प्लस का 10 पे कितनी आ रही होगी बच्चे यहाँ पे, प्लस का 10 पे तो 10 माइनस का 2 8 64 84 जूल। तो यहाँ पे 84 जूल आ रही है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ये क्या तुम्हें लगता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कभी भी 49 से ज्यादा हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कभी भी 49 से ज्यादा नहीं हो सकती। x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही होगी बच्चों? 24 के बराबर। भाई पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम क्या है? 49 के बराबर। तो पता है मैकेनिकल एनर्जी बच्चों यहाँ पे क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो एक लाइन बनेगी बच्चों ये वाली, ये जो लाइन है ना बच्चों, ये वाली लाइन, इस लाइन पे ये पोटेंशियल, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी की लाइन होगी बच्चों ना, ये 49 है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? ये वो मैकेनिकल एनर्जी वाली लाइन है कि ये हाइट 49 के बराबर है, तो ये बच्चों वो पॉइंट होगा जहां पे u हो गया 49 के बराबर, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ये वो पॉइंट होगा बच्चों जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 49 के बराबर हो जाएगी। u इज इक्वल टू 49 और काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 होगी इन दोनों जगहों पे। मतलब पार्टिकल सिर्फ यहां से यहां तक मूव करेगा। यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 49 हो चुकी होगी, काइनेटिक 0 हो चुकी होगी। यहाँ से आगे जाएगा ना तो पोटेंशियल घट रही है, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, और जहां पोटेंशियल मिनिमम होगी बच्चों वहां पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी। यहाँ पे काइनेटिक बच्चों मैक्सिमम होगी, यहाँ पे u मिनिमम है, काइनेटिक यहाँ पे मैक्सिमम होगी। u की मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 20 जूल के बराबर। ये ना बच्चों, ये 20 जूल के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? के मैक्स 29 जूल के बराबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा कितना रहना है बच्चों? 49 जूल के बराबर। अगर मुझे ये पॉइंट पता करने कि कहां पे जो है पार्टिकल रुकेगा, तो जब u 49 के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे काइनेटिक 0 हो जाएगी। 20 प्लस का x माइनस का 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो x इक्वल टू आएगा बच्चों 2 प्लस माइनस का रूट के अंदर 29। ये वो पॉइंट होंगे बच्चों जहां पे काइनेटिक 0 होगी और इनके बीच में पार्टिकल जो मूव कर रहा होगा। ठीक है, x की दो वैल्यू आ रही है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रही होगी। इन दोनों के बीच में पार्टिकल जो है मूव कर रहा होगा। ये हो गया बच्चों सारा का सारा डिस्कशन इसका।